वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें पॉलिटी सेक्शन में हम लोग आज बात करेंगे मौलिक अधिकार के संबंध में, फंडामेंटल राइट के संबंध में, इसके परिचय के संदर्भ में। क्योंकि आपको आगे जो भी क्लासेज होंगी पॉलिटी में, वहाँ पर फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट के रूप में यूज़ होता है। हर जगह आपको इसके संदर्भ में चर्चाएं मिलेंगी। तो इससे संबंधित दो क्लासेज आपको होंगी। एक तो मूल अधिकार के परिचय के संदर्भ में, क्योंकि उसके सतही ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। मेरे नज़रिए से जो सतही ज्ञान आप लोगों को है उसके संदर्भ में हम लोग कुछ और भी विशेष बात करेंगे। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा आज के क्लासेज में। बहुत से एंगल आपको पता चलेंगे कि इस एंगल के भी प्रश्न आपको क्रिएट किए जा सकते हैं। और एक क्लास होगा मूल अधिकार के सभी 12 से 35 तक के अनुच्छेदगत व्याख्या के साथ उसका वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है, किस रूप से यह प्रभावित हो रहा है शासन प्रशासन को, किस रूप से इसकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है, सभी पर चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके परिचय सेगमेंट में, जिसमें आज बात हो कि क्या होता है मूल अधिकार। आपको यह जानना चाहिए, जानने का ये पता होना चाहिए कि अधिकार किस रूप से प्राप्त हैं। साथ ही साथ मौलिक अधिकार के संबंध में विचार क्या क्या, बहुत से विचारक के विचार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संबंधित कुछ चीज जो पॉइंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य का अर्थ क्या होता है। मैं बार बार आपको राज्य का शब्द यूज करता हूँ ना, राज्य के अभिकरण, राज्य के एजेंसियाँ, तो वे क्या है राज्य के तहत, वो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है मूल अधिकार के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने प्रकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है, सभी रूप में हम लोग चर्चा करेंगे। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त या लागू होने वाले अधिकार कौन कौन से, उस पर चर्चा करेंगे। अन्य अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के अतिरिक्त और भी कौन कौन से अधिकार हैं। मूल अधिकारों की योजना क्या है, वो कैसे भारत में विकसित हो रही है, किस रूप से यह योजना लागू करने की पद्धति रही है, सभी पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार के संदर्भ में वाद क्या आए हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में किस प्रकार के वाद आए। उसके बाद मौलिक अधिकार किस रूप से विकसित हुआ और वर्तमान जो 2022 है अभी तक किस रूप से मौलिक अधिकार पनपा है और किस रूप से सशक्त हुआ है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आधारभूत ढांचा का विस्तार या विकास कैसे हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर, क्योंकि देखिए बहुत से चीज़ आपको सीखने को मिल जाएगा। बहुत से किताब में इसके विभिन्न सूक्ष्म अवलोकन नहीं होता है। आपको एक नए एस्पेक्ट के तरह आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि इन मूल अधिकार इतना क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे शासन प्रशासन में इसकी क्या महत्ता है, किस रूप से किसी भी एजेंसी को यह शक्ति नहीं दी गई है कि वह मूल अधिकार का हनन करे। समझ लीजिए तो कितना बड़ा यह मायने रखता हमारे हमारे लिए, आपके लिए, किसी सरकार की एजेंसी के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए और महत्वपूर्ण कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिए। और ये बार कोड है आपको टेलीग्राम चैनल का, ऐसे स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल से, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपसे जुड़ सके। या टेलीग्राम पर आप युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा तो हमें पाइएगा वहाँ पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। देखिए यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए क्लासेज स्टार्ट है। आज ये तीसरा क्लास चल रहा है। ऐसे ही जल्द ही सभी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी ही आप लोग टारगेटेड बैच के में शामिल हो सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेज होगा। जो महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज क्लासेज होते हैं, फ्री पीडीएफ मिलेगा और टॉपिक वाइज आपको टेस्ट अवेलेबल होगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकती हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और जिनको भी लेना है, या इसकी वैलिडिटी मात्र 31 अक्टूबर तक है और पहले 50 विद्यार्थियों के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर 31 अक्टूबर से पहले 50 विद्यार्थी आ जाते हैं तो भी नहीं मिलेगा आपको यह सुविधा। जो 1999 का जो छूट मिला हुआ है आपको, 4000 इस फी कोर्स का प्राइस रखा गया है 4000,
जिसमें 50% की छूट चल रही है आपको दीपावली छठ के अवसर पर। तो आप लोग इसका लाभ जरूर लीजिए, इसे जल्द से जल्द आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों का कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो अभी सोचिए मत, नहीं तो 31 तारीख से पहले अगर 50 विद्यार्थी हो जाए तो भी अब वैलिडिटी नहीं होगी, समझ लीजिएगा आप लोग इस चीज़ को। तो 31 अक्टूबर से पहले आप लोग जितने लोग हैं इनरोल करा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी तरह 68 बीपीएससी के लिए भी क्लासेज हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें टॉपिक वाइज है, क्लास है, पीडीएफ है, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होगा। इसका टारगेटेड बैच ये होगा, और यह आपको 2000 प्राइस रखा गया, जिसमें 50% छूट 999 के तहत यह प्राप्त कर 999 पर मात्र आप 31 अक्टूबर तक वैलिड यह है। और इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई जो यूपीएससी सीएससी के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें पहले 50 विद्यार्थियों के लिए ही वैलिड होगा। अगर 31 से पहले मान लीजिए आज ही 50 स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं तो आज ही यह पैक समाप्त हो जाएगा, नहीं तो इसकी वैलिडिटी 31 तक दी गई है। तो आप लोग 31 का वेट मत कीजिएगा, नहीं तो 31 का वेट कीजिएगा तो चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ऐप डाउनलोड करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या आप एप्पल स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए आपको डेली करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है इवनिंग में, और इसके सोर्स जो आप लोगों को दिए जाते हैं पीआईबी गवर्नमेंट साइट से, द हिंदू, दैनिक जागरण, ईटीसी से। यह यूपीएससी पीएससी के साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें टॉपिक वाइज पीटी के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और इन बहुत सी चीज़ों को कवर किया जाता है। इसका 1 ईयर प्लान केवल 199 में, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग ज़रूर इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत बड़ी राशि नहीं होती है, पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है युक्ति आईएएस का कम प्राइस पर अधिक चीज़ों को देने का, तो आप लोग इसका लाभ लीजिए, नहीं तो चीज़ें आपके हाथ से भी नहीं, बाद में अगर आप इसको प्राप्त करिए इसकी का फी बढ़ जाएगा, फिर बाद में चीज़ें भी शुरुआत में कम फी रखा गया है। इसी तरह जिसे भी लगता है कि मुझे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग फिल करते हैं, अगर उनको लगता है कि जीएस में कमज़ोर हैं, तो ये आपको एमसीक्यू ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट है, 2500 क्वेश्चन एमसीक्यू, उसके एक्सप्लेनेशन होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और कम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी, इसका फ़ी मात्र 199 रखा है। अब देखिए 199 में 2500 आपको क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पर प्राप्त होगा। और स्टैंडर्ड जाके चेक कीजिए पहले, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज फ्री अवेलेबल कराया गया है, कुछ टेस्ट सीरीज, तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का भी सीरीज चल रहा है, तो इसका प्राइस मात्र रखा गया है, देखिए 299 रुपया। अब एक साल में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस की पॉइंट के साथ प्राप्त करना, अंडरलाइन पेपर के साथ प्राप्त करना, कटिंग के साथ, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं है, ध्यान रखिएगा। चीज़ें अभी आपको डिस्काउंट ऑफर में चल रहा है, तो बिना समय गंवाए आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और यह दैनिक जागरण का न्यूज एनालिसिस कितना बेस्ट होता है आप लोग को भी पता है, और उसके लाभ आप लोग ज़रूर लीजिए। अगर लाभ नहीं ले पाते हैं तो फिर चीज़ें आपके हाथ में नहीं होंगी, क्योंकि हमारा प्रयास है कि कम से कम प्राइस रेट पर आपको चीज़ें अवेलेबल कराई जाए। बहुत सी चीज़ें फ्री होती हैं, तो फ्री अगर कर दिया जाए तो आप उसकी उपयोगिता भी नहीं समझ पाइएगा, इसलिए मजबूरी बस ये भी हमें करना पड़ता है कि न्यूनतम फी रख के चीज़ों को आपके फेवर में किया जाए। आप उसके कंसर्न रहिए चीज़ों को करने के लिए, टाइम टू टाइम अपडेट चीज़ें पढ़िए, उसके की नोट्स बनाइए, और जो ग्रुप में शेयर किया जाता है वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। देखिए इसी तरह यूपीएससी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो 2023 में जिनको देना है, बहुत से स्टूडेंटों ने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया है। इसमें आपको टेस्ट अवेलेबल है, आपको 499 में। इसके स्टैंडर्ड को जाके देखिए पहले, स्टैंडर्ड क्या है, आपको क्या यूपीएससी पैटर्न पर चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं या नहीं हो रही, क्या एग्ज़ाम ओरिएंट जो क्वेश्चन है वो अवेलेबल हो रहा है या नहीं, सभी चीज़ें आप लोग वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक पर। तो सबसे पहला है कि क्या होता है मूल अधिकार। अगर कोई आपसे पूछ दे कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार होता क्या है, तो आप इसके संदर्भ में स्पष्ट राय रखिएगा, स्पष्ट बातें। जैसे इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपके मूल अधिकार क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, कल्चरल एजुकेशन राइट्स या एजुकेशनल राइट्स, या राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंडर्स, या
संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया है उसके बारे में बताइए। यह एकदम बिल्कुल मतलब नहीं होता है मूल अधिकार का। मूल अधिकार क्या है आपको ये बताना है, तो इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं उसे आपको पहले जाननी होंगी। क्या है? ऐसे अधिकार जो व्यक्तियों के अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने और उसमें अपने व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए समान रूप से अपरिहार्य माने जाते या जरूरी माने जाते हैं। मान लीजिए आपके अंतर्निहित शक्तियाँ क्या हैं, जैसे आपका क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको और भी मजबूत बनाना। अंतर्निहित शक्तियाँ, व्यक्ति सर्वशक्तिशाली होता है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा ना, व्यक्ति ही सर्वशाली है। तो सर्वशाली शक्तियों को समुचित उसके व्यक्तित्व में पूर्णता प्राप्त करना। अब मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें बौद्धिक क्षमता आप में ज़्यादा है पर उसका यूज राज्य बेहतर तरीके से नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं जिसके अधिकार के तहत आप चीज़ों को सरकार के तहत पहुंच सकते हैं, सरकार के एजेंसियों तक पहुंच सकते हैं। या आपके पास ऐसी शक्तियां हैं, अंतर्निहित शक्तियां, जिसमें राज्य के एसेट के रूप में कार्य कर सकते हैं। एसेट मतलब संपदा के रूप में, पर राज्य आप पर दबाव डाल रहा है इसको करने के लिए कि नहीं आप इसको फ्री में कीजिए या तो आप राज्य के लिए कार्य करें, ऐसा कह रही है। तो आप में वो शक्ति होनी चाहिए, आपको ऐसी शक्ति दी जानी चाहिए कि इसका आप विरोध कर सके। राज्य की सर्वशक्तिशाली एजेंसियां जो होती हैं, जो किसी न किसी रूप से अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है, तो उसके संदर्भ में चीज़ें आपके व्यक्तित्व को पूर्णता प्रदान करने के लिए यह शक्तियाँ दी जाती हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये क्यों दी जाती है। आप में जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उसको पूर्णता प्रदान करना है। इन अधिकारों में कटौती की जा सकती है। यदि ऐसा हो तो बड़ी अदालतों अर्थात सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सके। हालांकि राज्य इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए यहाँ एक चीज़ समझ लीजिएगा, हमारे सिस्टम में कोई संपूर्ण नहीं है, ठीक ना। जो मैं बात अभी बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं बोला संपूर्ण है, आप भी संपूर्ण नहीं है ना, कोई व्यक्ति संपूर्ण है, पर ऐसा मानना होता है, ऐसी कामना होती है, मनोदशा बनी हुई है कि व्यक्ति सर्वसर्वा है, ठीक ना, सर्वसर्वा है। ऐसे ही राज्य सर्वसर्वा है या तो अधिकार सर्वसर्वा है, उससे अधिक कुछ नहीं है। पर सभी पर युक्त प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे आप व्यक्ति एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति के रूप में अपने सोसाइटी में है कहीं पर, तो समाज उस पर दबाव डालता है, समाज के नियम कानून होते हैं, आप उससे बाहर नहीं रह सकते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, तो यह युक्त प्रतिबंध आप पर भी लगता है। तो ऐसे ही राज्य आपके अधिकारों पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में मैंने इसकी कितनी बार चर्चा की है, आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का सेगमेंट देखते हैं। तो ये युक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। तो आप लोग इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर लीजिए कि मूल अधिकार सर्वव्यापी नहीं है, उस पर युक्त प्रतिबंध अपेक्षित है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। वैधता की जांच कौन करेगा? न्यायालय करेगा। मौलिक अधिकार कभी भी अगर वाद में आता है तो उसकी वैधता क्या होगी, यह केवल जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही है, न कि किसी राज्य की एजेंसी को है, अर्थात संसद को, विधायिका को, राज्य के संदर्भ में विधायिका को, उसके कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है PSU कहा जाता है उसको, न तो राज्य की कुछ एजेंसियां हैं उसको। यह केवल जांच करने का केवल अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो जब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है वो मूल अधिकार की श्रेणी में होगी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार असीमित नहीं लेकिन वाद योग होता है, अर्थात यही जो युक्त प्रतिबंध है उसकी वैधता की जांच है। असीमित नहीं दी गई मौलिक अधिकार, किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में आपको मौलिक अधिकार असीमित नहीं, पर भावना इसकी असीमित है, ध्यान रखिएगा। भावना अर्थात कामना ऐसे की गई है राज्यों के द्वारा, मौलिक अधिकार जो राज्यों व्यक्तियों को दिया गया है वो असीमित व्यवहार करेगा, ठीक ना, असीमित व्यवहार करेगा, पर इसके लिए युक्त प्रतिबंध की जो सीमा है उसके अंदर ही करेगा। मान लीजिए आर्टिकल 19 आपको दिया हुआ है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, वाक्य या व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका तब तक आप हनन
के अधिकारी नहीं बनेंगे राज्य की एजेंसियों, जब तक आप इसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात जो निर्धारित किया गया है सीमा, तब तक यह असीमित है। ध्यान रखिएगा, तब तक यह असीमित है, तब तक कोई भी एजेंसी, कोई भी राज्य की सरकारें इसके संदर्भ में दखल अंदाजी नहीं करेगी। पर जैसे ही आप सीमा का उल्लंघन कर देते हैं, कुछ पॉइंट है जिसके आधार पर इसका उल्लंघन माना जाएगा, जैसे राज्य की स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्र की एकता, अखंडता, हेट स्पीच, जो चीज़ें उभर के आई है उसके संदर्भ में, तो तुरंत युक्त प्रतिबंध लग जाएगा। तो यही है, असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। और उसका निर्धारण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, और हाई कोर्ट हर स्टेट में अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय वो। संसद इन अधिकारों कटौती या कमी कर सकती मूल ढांचे को प्रभावित किया। जब केशवानंद भारती वाद आया, मूल ढांचा सिद्धांत भारत में आया, तो यहाँ पर समझिए कि संसद को अधिकार कटौती करने का मिल गया कि मूल ढांचा के संदर्भ में कटौती कर सकता है, पर वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिवनेस के साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव हम संशोधन कर दिए। तो मूल ढांचा को प्रभावित किए बिना संसद भी इसमें कटौती कर सकती है। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, अर्थात सॉवरेंट असीमित अधिकार भी कौन है? तो 20 और 21 से। ध्यान रखिएगा। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध मौलिक अधिकारों पर लगाया जा सकता है, पर कौन से ऐसे अधिकार है जिस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध भी वर्जित है? तो 21 और 20 जो ऐसे अधिकार है उसको छोड़कर आपको यह राष्ट्रीय आपात के दौरान भी लागू नहीं कर सकता है राज्य। तो युक्तियुक्त प्रतिबंध 20 और 21 पर भी लागू नहीं होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। तो जब यह सेवा लागू होगा किसी क्षेत्र में, जैसे आपको मार्शल लॉ कहीं लागू होता है, किसी राज्य में धारा 144 लागू होता है, तो वहाँ पर अर्धसैनिक बल, पुलिस बल आपके जगह पर काम करती है। गुप्तचर संस्थाएं, मान लीजिए रो या किसी प्रकार की ऐसी एजेंसियां हैं जो गुप्तचर के रूप में कार्य कर रही है, तो किसी क्षेत्र विशेष में उसको संसद उसके अधिकार में बढ़ोतरी करती, जिसमें राज्य के जो व्यक्ति विशेष होंगे या उस क्षेत्र के व्यक्ति विशेष होंगे उसके मौलिक अधिकारों का हनन मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर भी यहाँ 20-21 स्वतंत्र होगा। ध्यान रखिएगा, 20-21 को किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में प्रतिबंध उस पर नहीं लग सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे, 20-21 क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे। जहाँ सैन्य शासन लागू हो वहाँ भी प्रतिबंध है, अनुच्छेद 34 के तहत सैन्य शासन लागू, वहाँ भी प्रतिबंध युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दे दी जाती है। अगर कोई प्रश्न पूछे आपसे क्या, या एग्जाम में पूछे कि मूल अधिकार क्या है, तो इतनी बातें आपको बतानी होगी कि इसका मूल अधिकार, भारतीय संदर्भ में बात हो रही है। अभी हम वैश्विक संदर्भ में भी बात करेंगे कि वैश्विक संदर्भ में मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार के अतिरिक्त और भी कौन कौन से अधिकार है, सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये चीज़ें जानने का, भारतीय संदर्भ में मूल अधिकार क्या है। तो इसे मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया, ये प्रश्न आपसे पूछेगा तो भी यही बात बताना है। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैग्ना कार्टा कहा गया। एक आपको स्टेटस सिंबल बना देता है, एक स्टेटस ऐसा बना जिसका उल्लंघन किसी भी स्थिति में किसी भी तरीके से सहनीय नहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। इसके लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध की सीमाएं आप निर्धारित कर सकते हैं, तो वो भी मूल ढांचे के संदर्भ में है। आप मूल ढांचा किधर गया, यहाँ पर लिखा हुआ था ना मूल ढांचा, एक सेकंड, यही कहीं लिखा हुआ था, प्रतिबंध लगा सकता है। हाँ, मूल ढांचा को देखिए, मूल ढांचा लिखा हुआ है, तो मूल ढांचा केशवानंद भारती वाद के बाद भी आप इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध या युक्तियुक्त संशोधन कर सकते हैं, पर एक मूल ढांचे के दायरे में रह के, इसलिए एक कवच का काम करता है, तो इसलिए यह मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग।
अब फंडामेंटल राइट के संदर्भ में कुछ विचार हैं, उसे आप लोग जान लीजिए। और जब भी फंडामेंटल राइट की बात होगी, मूल अधिकारों की बात होगी, इसका सिंबल के तौर पर हाथ का निशान आता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न कहीं पूछ ना दे तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब भी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में चर्चा होगी तो चिन्ह या संकेतक के रूप में, जैसे होता है ना लोगो, आप इसे कह सकते हैं, तो ये हाथ का निशान होता है, उठे हुए हाथ का, ताकि यह दर्शाता है कि स्वतंत्र रूप से हमारी सभी अधिकार सशक्त हैं। तो ये बताता है, इसलिए इसको सिंबल के तौर पर यूज करते हैं। अब देखिए मौलिक अधिकार के संदर्भ में विचारकों के क्या विचार, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सबसे पहले आपको जानना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया था मौलिक अधिकार के संदर्भ में, यदि मुझसे कोई प्रश्न पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी और भी अनुच्छेद को संकेत नहीं कर सकता। यह संविधान का हृदय और आत्मा है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ही सारे मौलिक अधिकारों की रिव्यू होती है, उसकी सीमाएं तय की जाती हैं, और कोई भी राज्य की एजेंसियां अगर इसका हनन करती है, इसके सीमा का हनन करती है, तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 राज्यों को हाई कोर्ट को 226 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट है मौलिक अधिकार के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार। यह बार बार कोटेशन आपसे पूछा भी जाता है। अब श्री A.N. पालकीवाला के द्वारा भी कहा गया है कि मौलिक अधिकार राज्य के निर्कुंज स्वरूप के साधारण नागरिकों की रक्षा करने वाला कवच है। तो देखिए निर्कुंज सरकार, और देखिए सरकार निर्कुंज क्यों होती है, यह शुरू से चली आ रही प्रवृत्तियों में शामिल है। ऐसा नहीं कि सरकार जो राज्य सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है, किसी भी देश, भारत हो या अमेरिका हो या कोई अन्य राष्ट्र का आप नाम ले लीजिए, जो एजेंसियां हैं ना वो वर्चस्वता का सिद्धांत लागू करना चाहती है, क्योंकि वह सॉल्वेंट रूप से काम करना चाहती है कि हम अपने शक्तियों का प्रयोग करें। पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के बाद इनके कार्यकरण में बदलाव आता रहा, पर दिखता है, पर ऐसी विषम परिस्थितियां होंगी जहां पर यह वर्चस्व नजर आएगा। जैसे 144 धारा 144 अगर भारत में किसी क्षेत्र भूभाग पर लगता है तो वहाँ राज्य की एजेंसियां वर्चस्वता के नियम को कायम करती है। साथ ही साथ अगर आपातकाल लगता है तो वहाँ भी आपको देखने को मिलता होगा कि राज्य निर्कुंज होकर कार्य करता है, किसी की बात नहीं सुनता है। तो इसके पीछे यही है कि कवच प्रदान करना है मौलिक अधिकार का। दूसरा, न्यायाधीश के सुब्बा राव के अनुसार परंपरागत प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम मौलिक अधिकार है। जितने भी परंपरागत प्राकृतिक अधिकार हैं उसका ही दूसरा नाम मौलिक अधिकार है। तो परंपरागत अधिकार क्या होते हैं? जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, सांस लेने का अधिकार होना चाहिए, खाना खाने का अधिकार होना, ये सब परंपरागत। प्राकृतिक न्याय का अधिकार आप लोग जानते होंगे, 3 फंडामेंटल प्राकृतिक न्याय है, जैसे आप लोग को ये समझना चाहिए। जीवन जीने का अधिकार, रहने का अधिकार और खाने का अधिकार, ये किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता प्राकृतिक न्याय के संदर्भ में। तो इसी को जो न्यायाधीश थे, पूर्व न्यायाधीश के सुब्बा राव, उनका कहना था कि जो प्राकृतिक न्याय आपको दिखता है ना वही मौलिक अधिकार है, उससे भीतर कुछ नहीं है, इससे आगे भी कुछ आपको क्रिएट नहीं करना चाहिए। इसी के संदर्भ में सारी चीज़ों को देखना चाहिए। मकनन एक थे, उनके द्वारा कहा गया अधिकार सामाजिक कल्याण की कुछ लाभदायक परिस्थितियां हैं। अर्थात कोई भी मौलिक अधिकार क्या लाता है? सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लाभदायक परिस्थितियों को जन्म देता है। मकनन के अनुसार इनका मानना था मौलिक अधिकार में। हेराल्ड जे लॉस्की, याद रखिएगा इनको, हेराल्ड जे लॉस्की, ये इनका मानना था अधिकारों का सामाजिक जीवन में उन परिस्थितियों की संज्ञा दी है जिसके अभाव में व्यक्ति पूर्ण विकास संभव नहीं है। अगर हम किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को रोक देते हैं ना तो उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा। यह बहुत जगह आप लोग को महसूस होता होगा। मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार रोक दिया जाए तो क्या आप में अंतर्निहित शक्तियां उभर कर सामने आएगी? कैसे आप जानेंगे कि आप एक अच्छा वक्ता हैं? कैसे आप जानेंगे एक अच्छे टीचर हैं? कैसे आप जानिएगा कि मैं समाज का
नेतृत्व कर सकता हूँ। यह अधिकार इसलिए इम्पोर्टेंट हो, अंतर्निहित शक्तियों के संदर्भ में चीज़ें आप बता सकते, इसलिए आपको हेराल्ड लॉस्की जो है वो यह मानते हैं। और एक हाउस है, उनके द्वारा अधिकार और कर्तव्यों की सामाजिक जीवन की दशाएं ही मौलिक अधिकार है। अधिकार और कर्तव्य जो उसके बीच सामाजिक जो जीवन है उसके बीच के संबंध को यह मानते हैं। तो ये सब जो आपको इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजी आप जो देख रहे हैं यह जरूर याद रखिए, एग्जाम में कोटेशन के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं और ये बार बार एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। और मौलिक अधिकार इन्हीं सभी के विचारों के इर्द गिर्द संदर्भ झलकती हुई नजर आएगी। तो आपको इसे समझना है, देखना है और महसूस करना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मौलिक अधिकार को। आगे बढ़ने से, उसको चर्चा करने से पहले आप जान लीजिए कि राज्य किसे कहते हैं। मैं बार बार आपको एग्जाम में या तो किसी भी क्लास में या दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जो क्लास चलती है उसमें राज्य की एजेंसियां या राज्य की चर्चा करता हूं। तो आज आप लोग जान लीजिए कि राज्य का अर्थ क्या होता है भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो कार्यकारी या विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार या भारत की संसद को राज्य कहा जाता है। भारतीय जो संविधान है उसके आर्टिकल आपको 12 के तहत, तो इसे राज्य माना जाएगा, अर्थात संसद को राज्य माना जाएगा। सरकार की कोई भी क्रियान्वित करने वाली जो एजेंसी होगी संघीय सरकार के तहत वह भी आपको राज्य माना जाए। देखिए यहाँ पर संघ की सरकार या संसद को राज्य माना जाएगा। राज्य, यहाँ राज्य लिखा गया, राज्य कर लीजिएगा। राज्य सरकार में विधायी अंगों और प्रभावी करने वाले सरकार और राज्य विधानमंडल को भी राज्य माना जाएगा अनुच्छेद 12 के तहत। तो देखिए यहाँ राज्य की सरकार है, राज्य विधानमंडल, विधानसभा जहाँ पर विधान परिषद होता है उसे भी राज्य माना जाएगा। देखिए पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्र की कल्पना है, ठीक ना, न कि राज्य की कल्पना इस रूप से की गई। राष्ट्र होता है जिसमें निश्चित भूभाग हो, उसे राष्ट्र कहा जाएगा, उसमें निवास करने वाली जनसंख्या हो और उसका सीमाएं निर्धारित हो, तो ये आपको राष्ट्र कहलाएगा। पर राज्य क्या कहलाएगा? राज्य उसके अंदर काम करने वाले इन सीमा राष्ट्र के अंदर काम करने जो एजेंसियां होंगी वो राज्य की भूमिका के तौर पर उभरती है। तो आपको ये जानिएगा कि यह जरूरी है, राज्य आपको किस रूप से काम करेगा, ठीक ना। तो आप इसे किस रूप से जानिएगा, केंद्र सरकार और राज्य संसद और विधानसभा में, यहाँ पर राज्य के स्तर पर विधानसभा और विधान परिषद को राज्य बोला जाता है। तो इस चीज़ों को समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कंफ्यूजन में मत रहिएगा। नेक्स्ट है सभी स्थानीय सरकार, स्थानीय निकाय और नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास बोर्ड भी आपको राज्य के सरकार की एजेंसियां मानी जाती है। जैसे नगर पंचायत, नगर निगम, जितने भी संविधान संशोधन जो 92-93-94 किया गया था उसके बाद जो चीज़ें उभर कर आई थी, नगर पालिका पंचायती राज अधिनियम और नगरों के लिए नगर पालिका अधिनियम, उसके बाद स्थानीय सरकार भी राज्य की एजेंसियां हैं। नेक्स्ट है अन्य सभी निकाय, अर्थात वैधानिक और गैर वैधानिक जो संवैधानिक प्राधिकरण है, जैसे LIC, ONGC या इस प्रकार के किसी भी प्रकार के PSU, पब्लिक इंटरप्राइजेज जो होते हैं पब्लिक सेक्टर के, सरकार की जो या केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की PSU कंपनियां हो, वो सारे राज्य के परिभाषा के सीमा के तहत आता है। तो आप लोग देखते होंगे कि कोई वाद आता है ना, कोई केस आता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो राज्य बनाम आपको व्यक्ति का नाम लिखा रहा जाता है। तो LIC बनाम आप LIC ऑफ इंडिया देखे होंगे, कभी बैंक ऑफ इंडिया देखे होंगे, या आप इस तरह SBI के संदर्भ में भी देखे होंगे बहुत से। तो यह एक पार्टी के रूप में, राज्य की एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो आप ये समझिएगा कि संपूर्ण रूप से जो शासन प्रशासन हमारे देश में चल रहा है, जो भी केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कार्य करती है ना, अधीन या उससे कुछ एवज में अनुदान प्राप्त करती है या किसी प्रकार का पैसा या तो किसी प्रकार वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है, या किसी भी कानून के तहत बनी एजेंसी होगा ना, वो सारा राज्य का पार्ट है, वो एक पार्टी है राज्य के संदर्भ में।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उस निजी इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य के संस्था के रूप में काम कर रहा उसे भी राज्य माना जाएगा। यह आपको आया था कब, जब जो एक वाद आया था, अमिताभ बच्चन जी की वाइफ थी जया बच्चन, उनके संदर्भ में, सोनिया गांधी जी के संदर्भ में वाद एक आया था। उसके बाद यह आया कि राज्य में ये भी निजी इकाइयां और एजेंसियां भी शामिल होंगी जो राज्य से, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करके कार्य करती है। तो आप इसे समझिएगा, ये लाभ के पद के संदर्भ में कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। तो ये कब हुआ था हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो तब तक वेट एंड वॉच करते हैं, हम लोग चीज़ों को आगे बढ़कर सोचेंगे समझेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। अब देखिए भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में या मूल अधिकार के संदर्भ में या जो चीज़ें समझ के उभर कर आती, तो पहले तो आपको समानता का अधिकार समझना है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया, धार्मिक और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। आप लोग अपने नोट्स में ऐसे ही डायग्राम यूज़ कीजिएगा या इस प्रकार के उन्नत डायग्राम भी यूज कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम जो में आंसर लिखे ना तो आपका आंसर इम्प्रूवमेंट लगे। तरीकों को यूज़ कीजिए, इसलिए स्लाइड में आप लोग को डायग्राम भी यूज़ कर दिया जाता है ताकि आप लोग उस अनुसार अपना की नोट्स बना लीजिए। नहीं तो होता है कि आप लोग केवल चीज़ें लिख लीजिएगा, इसे वन बाय पॉइंट लिख लीजिए। होता क्या है कि इससे ये भी सही है, गलत नहीं है, पर एट्रैक्टिव लगेगा। तुरंत आपको जो भी एग्जामिनर होगा, कॉपी चेक करेगा, वो इस डायग्राम को देखकर आपके आइडियोलॉजी को समझ जाएगा, हाँ आपने आगे क्या लिखा है। इसको इतना बैठ के वो लोग नहीं पढ़ेगा, ठीक ना, आपको बस इस डायग्राम से ही समझ लेगा। तो देखिए इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी यूज करने से नंबर आपके बढ़ेंगे, तो आप लोग इसे जरूर यूज कीजिएगा। देखिए समानता का अधिकार जो भारतीय संविधान में 14 से 18 दिया गया है, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। समानता का अधिकार वो क्या होता है, जब नेक्स्ट क्लास होगा, विस्तृत अनुच्छेदगत क्लास जो की जाएगी उस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 दिया गया है, 19, 20, 21, 22, ठीक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, 25, 26, 27, 28, ठीक है, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। अल्पसंख्यक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपको 29, 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में दिया गया है। केवल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आता है, पर उसके साथ और भी 35 तक कुछ अधिकार संवैधानिक उपचारों के तहत वर्णित है, पर अनुच्छेद 32 मुख्यतः अधिक विस्तृत और व्याख्यित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार। तो केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से है वो आप लोग को देखिए। और ये देखिए, ये केवल आप डायग्राम यूज कर लिए इस टाइप से, तो आपको समझ जाएगा एग्जामिनर कॉपी की आपने चीज़ों को यही चीज़ लिखा हो जो आगे लिखा। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं। इसके अतिरिक्त जितने भी अनुच्छेद है ना वो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न यहाँ से कितनी दफ़ा पूछा है, यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है, पीसीएस स्टेट पीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया, और जितने कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग देते हैं इस अनुच्छेद से बार बार प्रश्न होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह स्लाइड है, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म और जाति, लिंग, स्थान के आदि पर विभेद के विरुद्ध अधिकार केवल आपको भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगर कोई विदेशी आकर इस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार हनन की बात करता है तो वो आपको न्याय योग्य नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16, यह भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आपको यह केवल भारतीयों के लिए दिया गया है। लोक नियोजन में के विषय में समता का अधिकार, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो। किसी भी लोक नियोजन अर्थात नियुक्ति में समानता का अधिकार आपको केवल भारतीयों को मिलेगा। विदेशी अगर इसके संदर्भ में भारतीय भूभा पर आकर कोई अधिकारों के हनन की बात करते हैं तो उन पर युक्ति प्रतिबंध यहाँ लगेगा, उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उनका कैटेगराइज अलग किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 19, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, सहकारी संघ बनाने का अधिकार, संचरण, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता, यह भी आपको भारतीय नागरिकों के संदर्भ में वर्णित किया जाता है।
अब अक्षुण्ण रूप से विदेशियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, बहुत जगह आपको संघ बनाने की छूट नहीं दी जाती है, संचरण उन पर युक्ति प्रतिबंध लगाया जाता है। वैसे ही अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा के संबंधी अधिकार आपको केवल भारतीयों को प्राप्त है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भित अधिकारों के 15, 16, 19, 29, 30 के संदर्भ में लोकसभा विधानसभा वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का भी अधिकार आपको केवल विदेशियों को प्राप्त, भारतीयों को प्राप्त है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति होने का अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। जैसे आप एक विवाद सुने होंगे सोनिया गांधी के संदर्भ में, सोनिया गांधी के संदर्भ में सुने होंगे ना, जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी और मनमोहन सिंह का जब कार्यकाल होना चुना जाना था, उससे पहले जब जीत हासिल की थी तो सभी कांग्रेस के लोग सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, पर यह इस नियम के तहत है ना, ऐसा नहीं कि ये पीएम बन नहीं सकती थी, पीएम बनने की शक्ति इनके पास थी, बन भी सकती रूल एंड रेगुलेशन के तहत, पर यह जो कॉन्सेप्ट है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा, यह अधिकार जो है कॉन्सेप्ट है, उसके तहत जो 15, 16, 19 और 29, 30 की चर्चा है, उसके मूल में क्या निकल कर आता है, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति का अधिकार केवल भारतीयों को होगा, भारतीय नागरिकों को होगा। पर यहाँ देखिए यह जन्म से भारतीय नहीं थी, यह दूसरे देश से संबंध है, जो राजीव गांधी थे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी, तो यह किसी दूसरे देश से थी। तो मूल में यही है कि यहाँ के सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति भारतीयों की होनी चाहिए, भारतीयों के संदर्भ में। सार्वजनिक पद कहने के बाद संवैधानिक पदों पर नियुक्ति जो जन्म से भारत में जन्मा होगा उसे प्राप्त होना। जैसे अमेरिका में वही राष्ट्रपति बन सकता है कि वहाँ पर तो उसके संविधान में लिखा हुआ कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही बनेगा जो जन्म से अमेरिकन होगा। ऐसा नहीं कि वो आके अमेरिका में बस गया उसके बाद वो उसके वहाँ का राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बाय बर्थ वहाँ का नागरिक होना चाहिए। वैसे ही भारतीय संविधान के भी मूल में यही है, बातें यहाँ लिखी नहीं गई है, स्पष्ट नहीं की गई है कि यहाँ पर मूल जो जन्म का वासी जो जन्म से जो जन्म लेगा वही यहाँ के संवैधानिक पदों पर जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। पर उसके मूल में यही झलक उस पर उत्पन्न होता है और इसी आधार पर सोनिया गांधी जो है ना पीएम नहीं बनी, क्योंकि जो संविधान की मौलिकता का हनन नहीं करना चाहती थी। और वो जो लोग हैं वो भी चाहते थे कि देखिए सब कुछ सही है, सभी कुछ जायज़ है, ये आके उपाध्यक्ष बन सकती है, किसी भी पद पर आकर किसी भी एजेंसी में होल्डर बन सकती हैं, पर संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, पीएम हुआ या भी और भी जो केंद्रीय एजेंसियों में संवैधानिक पद है, तो उस पर इनकी नियुक्ति इसी संदर्भ में नहीं हो सकती। तो बेसिक को समझिएगा, अगर इस चीज़ को समझ गए तो आप चीज़ों को समझा सकिएगा। ऐसा आपको तो कभी पता चला होगा कि बताइए, आप ही सोच के देखिएगा आज अभी तक कि पीएम क्यों नहीं बन पाई, उसके पीछे क्या कुछ बाध्यता थी? नहीं थी। कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को ड्रॉप नहीं कर रही थी, सभी रूल एंड रेगुलेशन के तहत वो पीएम बनने की हकदार थी। अगर बन भी जाती तो कोई भी व्यक्ति उसका विरोध नहीं करता, ठीक ना, कोई भी संस्था उसका विरोध नहीं कर सकता, यहाँ के न्यायालय भी नहीं बोलता कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। पर संविधान की मौलिकता यह बता रही थी कि जो जन्म से बाय बर्थ होगा ना, वो उसकी ही नियुक्ति आपको संवैधानिक पदों पर होनी चाहिए, ऐसी भावना विकसित है संविधान में। तो ये चीज़ें आप देखिएगा, कभी भी टर्मिनोलॉजी यूज होगा तो आपको इसका उत्तर देना है। आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि इस प्रकार की मौलिक स्वरूपता क्या है, क्यों नहीं बन सकता है संवैधानिक पदों पर कोई आपको विदेशी, तो ये आपको समझना। देखिए जबकि ये नागरिकता प्राप्त कर चुकी है भारत की, पर बाय बर्थ भारत के नागरिक नहीं, इसलिए उल्लंघन नहीं करना चाहती थी उस भावना का, इसलिए वो मनमोहन जी को आपको सरकार लेकर आती है
देखिए उसके पक्ष विपक्ष बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, पर कुछ चीज़ें जो आपको मोटिवेट कर सकती है, व्यक्ति कितना अपने स्तर पर जाकर संवैधानिक मौलिकता को कायम करना चाहता है, कर सकता है, आप पर ही व्यक्ति विशेष करेगा। और मैं आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस जब होता है, मैं कितनी बार बोला, मौलिक अधिकारों से अधिक क्या महत्वपूर्ण है, मौलिक कर्तव्य। आपके कर्तव्य क्या है जब तक आपको नहीं पता होगा तो मौलिक अधिकार भी अक्षुण्ण नहीं रहेगा। अब मान लीजिए सोनिया गांधी जी अगर इस कर्तव्य को निर्वहन नहीं करती और पीएम बन जाती तो कोई संस्था कुछ कर सकती नहीं, पर संविधान की मौलिकता का हनन हो जाता है। संविधान की मांग क्या है, संविधान उत्तर मांग क्या है, उसकी मौलिकता का हनन हो जाता है, जो कहीं से भी उचित नजर नहीं आता। और यह चलन अगर स्टार्ट हो जाता, मान लीजिए चलन स्टार्ट हो जाता ना, तो कोई भी भारत में आकर विदेशी संदर्भ में कहिए कि मान लिए वर्तमान पीएम है, उनकी वंशज में आ जाती और बाद में बहुमत की सरकार रहती, बहुमत में बहुत से मान लीजिए कोई मार्क जुकरबर्ग है, उनको भारत का प्रधानमंत्री बनना या राष्ट्रपति बनना है, तो क्या करेंगे? मान लीजिए किसी पार्टी में आके इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते, मान लीजिए 200 अरब रुपया इन्वेस्ट कर देते, कोई भी पार्टी लेने से मना नहीं करेगी, पर बहुत से बने हुए हैं रूल एंड रेगुलेशन, पर मान लीजिए वो दे के किसी पार्टी में आके सशक्त रूप धारण कर लेते हैं और वो पार्टी एक्स पार्टी संसद का चुनाव जो लोकसभा चुनाव होता है बहुमत के साथ जीत जाता है और इनका सपोर्ट यहाँ मिला हुआ, तो ये पीएम बनना चाहते या पीएम के वनिस्पत राष्ट्रपति के रूप में इनका चयन करने का ये सोचते, तो क्या ये व्यक्ति को बना दिया जाएगा? भारतीय नियम ऐसा नहीं कहता है कि ये व्यक्ति नहीं बन सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु सीमा होनी चाहिए और बस लोकसभा सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, बस इतना ही कंडीशन है। पर मूल में यही है। मैं इतना देर से आप लोग इसलिए समझा रहा हूँ कि इस आइडियोलॉजी को जब आप समझ जाइएगा तो आप डिफरेंस करना सीख जाइएगा। अमेरिकी संविधान में ये चीज़ें लिख दी गई हैं पर भारतीय संविधान में ये चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, पर अंतर्गतवा उसका मतलब यही है। चलिए अन्य अधिकार के संदर्भ में देखिए क्या है अन्य अधिकार। आपको अब मौलिक अधिकार मूल अधिकार की संदर्भ में बातें बहुत सी चीज़ें समझ गए होंगे, पर उसके अधिकार भी बहुत से अधिकार की चर्चा आप लोग टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे, जैसे संवैधानिक अधिकार क्या होता है, सांविधिक अधिकार क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है और नागरिक अधिकार क्या होता है। ये सब चार जो अधिकार मौलिक अधिकार के अतिरिक्त आपको सुनने को बार बार आता है, वो क्या होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। संवैधानिक अधिकार वैसा अधिकार है जो संविधान में निर्मित है या निर्णित है, नागरिकों के पक्षों को मजबूत करने किंतु कटौती करने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता बल्कि अपील के माध्यम से जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 265। एक विधिक सत्ता के बिना कर नहीं लगाया जा सकता, इसका अगर हनन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हमको संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि विधिक सत्ता का अधिकार कोई कर लगाता है तो हम उसके जो विभाग होंगे पहले उसको हम नोटिस देंगे, अगर वो चीज़ें सुधार देता सही है, नहीं तो तब हम जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए अलग से पैरेलल प्रशासनिक अधिकरण भी बना होता है, वहाँ भी हम लोग जा सकते हैं। ऐसे ही अनुच्छेद 301 याद रखिएगा, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में समागमन या व्यापार करने का अधिकार सभी को मिला है, पर कोई राज्य की एजेंसी इसका हनन करती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। उसके लिए संबद्ध राज्य के विभिन्न एजेंसियों में हम पहले बातें रखेंगे, वहाँ अगर हमारे मांग को मान लिया जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्यों जाएंगे, पर जब यह हनन हो जाएगा तब हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। ठीक है। ऐसे ही अनुच्छेद 326 मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार हमें प्राप्त है पर इसका हनन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। मान लीजिए चुनाव आयोग कुछ ऐसी नियम कानून बना जिसके आधार पर हम मत नहीं दे सकते, तो सबसे पहले संवैधानिक अधिकारों के तहत हम चुनाव आयोग को नोटिस देंगे या उस पर हम बातें रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। अगर चुनाव आयोग इसको मान लेता है तो हमें मत देने का अधिकार दे दीजिएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर इसका चुनाव आयोग नहीं मानता है तो फिर जाके हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम अपील करेंगे। तो इस संवैधानिक अधिकारों का मतलब यह होता है कि हमें संवैधानिक रूप से वो अधिकार प्राप्त हैं। जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक बहुत से चीज़ों की चर्चा है ना, नियमों की चर्चा, उसी के तहत इनकी भी मान ली 326 है तो आर्टिकल 395 के तहत अंदर ही है,
तो संवैधानिक अधिकार के तहत यह प्राप्त है, पर उसमें हम सीधे न्यायालय नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। वैसे ही सांविधिक अधिकार वो होता है जो नागरिकों को कानून बनाकर दिए जाते, जैसे मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। यह मूल संविधान के में वर्णित नहीं था, बाद में आया प्रचलन एक विधि के तहत, लॉ के तहत दिया गया अधिकार है, अर्थात मतदान करने का अधिकार जन प्रतिनिधि अधिनियम जो था उसके तहत प्राप्त है, या तो इस प्रकार से जो संशोधन किए गए उसके बाद एक विधि बनाई गई, उसके तहत मूल संविधान में जोड़ा गया मतदान का अधिकार। यह यूपीएससी ने से बार बार प्रश्न पूछा है, क्या यूपीएससी मतदान करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो आप जब तक क्लियर नहीं होइएगा यह सांविधिक अधिकार है, लॉ नागरिकों को कानून बना कर दिया गया, तो आप लोग गलती करते रहिएगा। ध्यान रखिएगा, मतदान करने का अधिकार, वयस्क मताधिकार आपको संवैधानिक अधिकार है, आपको संविधान में इसका वर्णन किया गया है संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, पर मतदान करने का अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। ऐसे ही जब आया था संपत्ति का अधिकार, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर आपको 300 के तहत इसे अलग कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो संसद को यह भी अधिकार है किसी कानून को किसी संदर्भ में मौलिक अधिकारों से हटाकर उसे विधिक अधिकार बनाने का, पर वो संविधान के मूल ढांचा के संदर्भ में होना चाहिए। तो ये चीजें आपको संदर्भ समझने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपको मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक रूप से सामाजिक आकांक्षाओं के अनुरूप मानवीय जीवन के प्राप्त करने के लिए जरूरी है वो मानवाधिकार है। प्राकृतिक रूप से जैसे भूख, प्यास, पोषण इत्यादि, आप जन्म लेते ही आपका यह अधिकार हो जाता है, मानव अधिकार हो जाता है। और जो यूएनओ का मानवाधिकार अभिसमय है वो भी यही बताता है कि जो इस प्रकार के जो टर्मिनोलॉजी है, जन्म के साथ ही भूख, प्यास, पोषण, तो यह मानवाधिकार की श्रेणी में आएगा। अब यह नागरिकों को भी प्राप्त होता है, विदेशियों को भी प्राप्त होता है, अप्रवासियों को भी प्राप्त होता है, तड़ीपार जो देश से निकाला जाता है उन्हें भी प्राप्त होता है, राजनीतिक आश्रय प्राप्तकर्ता को भी प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ चीजें यहाँ स्पष्ट कर दूँ। जैसे कोई भी नागरिक है उसे मौलिक अधिकार से पहले मानवाधिकार प्राप्त है। मान लीजिए हम आप एक नागरिक हैं भारत के, तो मौलिक अधिकार का हनन आप कर सकते हैं, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, पर मानवाधिकार के संदर्भ में युक्तियुक्त प्रतिबंध नहीं लगा। जैसे भूख पर आप किसी भी तरीके से भूख पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। प्यास, अगर हमें पानी पीने के लिए प्यास लग रहा है तो उस पर भी आप किसी प्रकार का प्रतिबंध राज्य की एजेंसियों के द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। और पोषण, अर्थात मुझे अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए खाने के उपयुक्त पोषण की जरूरत है, उस पर भी युक्तियुक्त प्रतिबंध राज्य की सरकारें नहीं लगा सकती है। उसको आपको बिना किसी डाइवर्सन से आपको प्राप्त करने का अधिकार होगा और यह हक से आप मांग सकते हैं राज्य से। नेक्स्ट है विदेशियों को भी इसी तरह का, मैं विदेशी जब भी कोई आएगा भारत के भूभाग क्षेत्र में तो उसे इस आधार पर उसे अलग नहीं किया जा सकता है कि आप विदेशी हैं तो आपको भूख जो लग रही है उसको पूर्ति करने का आपके साधन जुटाने के लिए आपको रोका जाएगा। ऐसे ही अप्रवासी, अर्थात कोई प्रवासी भारत से बाहर आके भारत में रह रहा है, अप्रवासी विदेशी होता है कि कुछ दिनों के लिए आकर रहा भारत में और फिर चला गया अपने देश। पर अप्रवासी वो होता है, प्रवासी वो होता है जो अपने देश को छोड़कर आपके आके बस गया, काम काज कर रहा है। जैसे भारत के प्रवासी बहुत से देशों में जाते हैं ना, तो अब पर नागरिकता वो अपने देश का ही रखेंगे, पर आपके यहाँ आके काम करेंगे, उनको भी आप है ना इस प्राकृतिक मानवाधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आपको जो स्लाइड क्लियर कर लूँ, इसी प्रकार आपको तड़ी पार, बहुत से मामलों में लोगों को तड़ी पार कर दिया जाता है, जैसे भारत से बाहर भेज दिया जाता है। जैसे आपको आज़ादी, स्वतंत्रता के आज़ादी के समय लोगों को तड़ी पार किया जाता था, काला पानी का सजा दिया जाता था या बाहर निकाल दिया जाता था। जैसे आपको तिलक जी के संदर्भ में देखने को मिला, उनको तड़ी पार किया गया था, या वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री हैं उनको भी गुजरात से तड़ी पार किया गया था। तो देखिए उनका भी ये अधिकार है, मौलिक अधिकार उनका हनन हो सकता है, किया जा सकता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है,
पर इनको मानवाधिकार का कभी भी उल्लंघन राज्य की एजेंसी नहीं होगा। उन्हें भूख, प्यास, पोषण आदि के संदर्भ में रोका नहीं जा सकता, उनको अनुग्रह राज्य के द्वारा। इसी तरह राजनीतिक आशय प्राप्तकर्ता कोई होंगे, जैसे दलाई लामा भी हैं, भारत में है ना, उन्हें राजनीतिक आश्रय दिया गया भारत में अभी, तो उन्हें भी मानवाधिकार के संदर्भ में वंचित नहीं किया जा सकता, पर मूल अधिकार के संदर्भ में उन्हें वंचित या युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे ही आपको आगे भी पढ़ना होगा, आगे भी समझना होगा। टर्मोलॉजी को समझ लिए तो चीज़ों को अलग करना सीख जाइएगा। यहाँ पर युक्ति आईएएस में आप लोगों को यही सब चीज़ें बताई जाती है जो कहीं और भी नहीं आप लोगों को मिलता होगा। आपको मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया जाता होगा। देखिए, अब आप जब तक डिसाइड नहीं किए कौन सा पार्ट मौलिक अधिकार है, कौन सा पार्ट मानवाधिकार है, कौन सा पार्ट संवैधानिक अधिकार है, कौन सा पार्ट सांविधिक अधिकार है, या कौन सा पार्ट नागरिक अधिकार है, तो इंटरव्यू में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा ना तो आप मिसमैच कर दीजिएगा, पर आपको लगेगा कि मैंने तो सही उत्तर दिया है, पर इंटरव्यूअर को यह आभास हो जाएगा कि आपने अल्प ज्ञान प्राप्त किया है। और आपको जो और स्टूडेंटों की तरह जो नंबर जो ये इस तरह का वर्गीकरण करके आंसर बताएगा, उसको अगर 10 नंबर मिलता है किसी एक टॉपिक पर, तो आपको 2 से 3 पॉइंट नंबर मिलेगा। तो देखिए ऐसे ही अंतर हो जाएगा और आप बाहर हो जाइएगा। इसलिए बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसी चीज़ पर फोकस करता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बाद में जो चीज़ें आएंगी आप आसानी से सॉल्व करते चलिएगा। अब नागरिक अधिकार क्या होता है? ग्राहक के रूप में नागरिकों के हितों के लिए उपलब्ध अधिकार जो होगा, इसे द्वितीय पीढ़ी का अधिकार भी कहा जाता है, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार, या इसी प्रकार कुछ जानने का अधिकार है। तो यह आपको ग्राहक अर्थात कंज्यूमर के रूप में आपका अधिकार जो प्राप्त है वो नागरिक अधिकार के रूप में आता है। मैंने हाल ही में आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कुछ बातें बोला था ना जियो के बारे में, तो मुझे ये नागरिक अधिकार प्राप्त है, मुझे वंचित नहीं कर सकता है वो मुझे प्रश्न करने से। अब मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ, मैं पीएम तक को, राष्ट्रपति तक को कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ, और बार बार मैं आपको यह चीज़ें सबूत के तौर पर दिखाता भी हूँ। ट्विटर का आपको स्लाइड स्क्रीनशॉट कि आप लोग विश्वास कीजिए कि ऐसे अधिकार आपको प्राप्त हैं कि प्रधानमंत्री भी अगर गलत होगा तो मैं उनसे प्रश्न कर सकता हूं एक ग्राहक के रूप में, क्योंकि राज्य की एजेंसी वो है, मैं उनके लिए पे करता हूं, टैक्स पे करता हूं। टैक्स पे करता हूं तो राज्य एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक ना, सर्विस प्रोवाइडर है, और राज्य से मैं प्रश्न कर सकता हूं, अपने जो भी सवाल जवाब है मैं उनसे कर सकता हूं। हालांकि देखिए बात यहाँ ये हो जाता है ना, सर्वोच्चता की स्थिति में पीएम है तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, पर मेरे अधिकार जो है मैं अपना अधिकार तो यूज कर सकता हूँ, इसलिए आपको नागरिक अधिकार प्राप्त है। मैंने कल ही आपको स्लाइड में कुछ शेयर किया था ग्रुप में, आप लोग उसे देखिएगा, उसके मर्म को समझिएगा। ऐसे ही मैं कुछ चीज़ें आप लोग को नहीं बताता हूँ, मैंने पहले उसे यूज करता हूँ, उसे समझता हूँ, उसके बाद ही उसके अंत तक के पहलुओं को बताता हूँ कि क्या ऐसे अधिकार आपको प्राप्त हैं। अब मान लीजिए मैं कल ट्वीट किया था, कुछ पीएम जी बोल रहे थे कि पूर्व की सरकारें, ठीक ना, पूर्व की सरकारें ऐसा नहीं करती थी, वर्तमान की सरकारें ऐसा कर रही है। तो देखिए यह एक तरफा नज़रिया है ना, कि पहले की पूर्व की सरकारें बहुत सी चीज़ें कर चुकी हैं, पर जिस संदर्भ में आप बोल रहे हैं हालांकि उसमें आप उनसे बेहतर काम कर रहे हैं, मानता हूं मैं, पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं यह है कि पहले की सरकारें कुछ गलत कर रही होंगी। तो मैंने उनसे सवाल जवाब कर दिया डायरेक्ट कल पीएम, तो रविशंकर जी जो अभी बने हुए वो भी ट्वीट को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं, तो उनसे मैं सवाल किया आपके बहुत से कार्य की मैं तारीफ करता हूं, पर बहुत से ऐसे कार्य हैं जिस पर अभी भी काम करना है, या तो उस पर नियंत्रण जरूरी है। तो मैं पीएम से सवाल किस सेंस में कर दिया? ऐसा नहीं कि पीएम है, देश के पीएम है तो मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता या उनसे कुछ बातें नहीं कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर राजतंत्र हो गया ना, राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता है, तो जो मर्जी आएगा वो काम करेगा, जो जिस तरीके से होगा वो कर सकता है। पर यहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप पीएम नहीं समझिए खुद को, आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्योंकि मैं टैक्स देता हूं और टैक्स से पैसे से सरकार चलती है, देश चलता है, तो एक सर्विस प्रोवाइडर आप हैं। हाँ, आपके सर्विस के तरीके अलग हैं, आपको उसके कार्य करने की पद्धति अलग है, उसके अधिकार अलग अलग हैं। तो आप ये समझिए कि मेरे अधिकार का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ कीजिए, आप मेरे अधिकारों के उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए,
मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मानवाधिकार, नागरिक अधिकार में सर्वश्रेष्ठ अधिकार कौन सा है? अगर कभी प्रश्न क्वेश्चन कर दे तो आप बताइएगा मानवाधिकार। मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, उस पर युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है, पर किसी देश विदेश की सीमा के तहत ही मौलिक अधिकार का आपको यह नियम लागू होता है। पर मानवाधिकार एक ऐसा नियम है, ऐसा अधिकार है, व्यक्तियों या जो भी प्रकृति में वास कर रहे मानव है, वो पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर या किसी भी प्रकार के, यहाँ तक कि जीव जंतुओं को भी इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहे हैं, जैसे आपको है हेल्थ प्रोग्राम, कल के वन हेल्थ प्रोग्राम मैंने पढ़ाया था ना कल, डेली करंट अफेयर्स सीरीज में, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है कि जानवरों को भी कुछ अधिकार है, उनको उसको सुरक्षित करने की जरूरत है। तो यह मानवाधिकार जो है ना, किसी देश की सीमा के बाहर भी जाके काम करता है। तो सर्वशक्तिशाली अधिकार व्यक्ति को कौन सा प्राप्त है? मानवाधिकार। कभी भी मौलिक अधिकार आप नहीं बताइएगा, या संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या नागरिक अधिकार, सबसे ज्यादा आपको मानवाधिकार है। तो आप इस प्रकार के चीजों को अंतर करना सीखिएगा। नेक्स्ट चीजें आप देखिए। अब है मूल अधिकार की योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यह। मूल अधिकार की योजना क्या थी, कैसे भारत में मूल अधिकार आया, इन सब चीज़ों को जानना है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि कैसे भारत में आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, किस संदर्भ में प्राप्त है। तो पहले मूल अधिकार के संदर्भ को समझिए। 1512 ईस्वी में इंग्लैंड में, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आता, कुछ नियम कानून दिए जाते, कुछ बिंदुवार की नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त होगा। यहीं से सृजन मौलिक अधिकार या मूल अधिकारों का माना जाता है। 1552 का मैग्ना कार्टा जो ब्रिटेन का आया था, उसके संदर्भ में मौलिक अधिकारों का जन्म माना जाता है। तो आप लोग 1512 का मैग्ना कार्टा याद रखिएगा। दूसरा बिल ऑफ राइट भी याद रखिएगा। 1687 से 88 के बीच में बिल ऑफ राइट्स आया था, जिसके संदर्भ में मौलिक अधिकार और विकसित हो जाता है। और नेक्स्ट 1791 में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जब अपना संविधान निर्माण कर रहा था, उसी दौरान संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में कुछ बिंदुओं को शामिल किया गया। तो वो यहाँ से लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार के वर्चस्व या भूमिका आपको देखने को मिल जाता है, किस प्रकार से व्यक्ति सर्वशक्तिशाली रूप से भूमिका अदा कर सकता है। हालांकि बाद में बहुत सी चीजें उभर कर आई जहां पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए, पर मौलिक अधिकारों का वर्णन आपको 3 टर्मिनोलॉजी के तहत देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जब भी बात होगी इन सब चीजों की या मूल अधिकारों की, मौलिक अधिकारों के 2 प्रतिमान आपको विदेश के संदर्भ में और एक प्रतिमान भारतीय संदर्भ में आपको याद रखना है। पहला ब्रिटिश प्रतिमान यही कहता है, ब्रिटिश मॉडल यह करता है मौलिक अधिकार के संदर्भ में, क्या मूल अधिकार नागरिकों को कार्यपालिका के अतिक्रमण से बचाने के लिए दिए गए हैं, क्योंकि संसद संप्रभु है, वहां पर संसद संप्रभु है, इसलिए कार्यपालिका के अतिक्रमण से बचाने के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को ब्रिटिश मॉडल के तहत। कारण है राजशाही से सत्ताशाही की ओर हस्तांतरण हो रहा था, उस दौरान ये चीजें उभर कर आई थी। और ब्रिटिश प्रतिमान मौलिक अधिकार के संदर्भ में ब्रिटिश मॉडल यही कहता है कि वहाँ का संसद संप्रभु है ना, तो इसलिए उसके कार्यपालिका के जो अभिकरण होंगे उसके अतिक्रमण से बचाने के लिए आपको मूल अधिकार दिया जाएगा किसी व्यक्ति विशेष को, ब्रिटिश प्रतिमान के तहत। वैसे ही अमेरिकी प्रतिमान के तहत, अमेरिकी मॉडल के तहत मूल अधिकारों को कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अतिक्रमण से बचाने के लिए दिया जाएगा, इसलिए इस संबंध में न्यायपालिका संप्रभु शक्ति दी गई ताकि शक्तियों का केंद्रीकरण ना हो सके। अब ब्रिटिश मॉडल यह बोल रहा था कि संसद संप्रभु अर्थात विधायिका संप्रभु है, कार्यपालिका और न्यायपालिका नहीं है। अमेरिकी मॉडल में, जबकि अमेरिकी मॉडल में यह बोला जा रहा है क्या आपको यहाँ पर न्यायपालिका सशक्त होगी ताकि आपको कार्यपालिका जो करती है काम, उसके अतिक्रमण को रोका जा सके। विधायिका अगर काम कर रही है, संसद जो काम करती है, जो अतिक्रमण का कार्य करेगी, उसको रोकने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास होगा, उससे प्रश्न करने का अधिकार न्यायपालिका को होगा। इसलिए न्यायपालिका आपको अमेरिका में संप्रभु है। आप 3 टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा,
ये 3, ठीक है। यहाँ पर विधायिका याद रखिएगा, कार्यपालिका याद रखिएगा, न्यायपालिका याद रखिएगा। यहाँ पर एक अमेरिका, ब्रिटेन और भारत, ठीक, 3 चीज़ें याद रखिएगा। ये मैं चार्ट बना दूंगा, आप लोग को शेयर कर दूंगा। अमेरिका में देखिए विधायिका सशक्त नहीं है, ठीक ना, न कि कार्यपालिका सशक्त है, न्यायपालिका सशक्त है। ब्रिटेन में विधायिका सशक्त है, कार्यपालिका सशक्त नहीं है, न्यायपालिका सशक्त नहीं है। पर भारत में विधायिका और कार्यपालिका है ना, दोनों समानांतर रूप से काम करता है, और न्यायपालिका यहाँ समानांतर रूप से आपको इन पर निगरानी रखता है, अर्थात यह सर्वोच्च नहीं है पर सर्वोच्चता की स्थिति कायम किए हुए है। हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, ठीक ना, भारत में संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहाँ इसे संप्रभुता नहीं दिया गया पर सर्वोच्चता जरूर दिया गया। दोनों बेसिक अंतर यह है कि संप्रभु होने का मतलब अंतिम निर्णय आप दे सकते हैं, पर सर्वोच्चता की स्थिति में किसी के बीच तुलनात्मक आपका वर्चस्व यानी वरीयता अधिक है, अर्थात किसी भी निर्णय में कार्यपालिका विधायिका के निर्णयों को आप प्रश्नगत कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ, आपको उस चीज़ों के खिलाफ आप अपना निर्णय भी दे सकते हैं, आप उससे ऊंचे के स्तर पर है, पर आप भी सर्वोच्च नहीं है, संप्रभु नहीं है। आप, हमारे यहाँ संविधान के अंतर्गत सभी संस्थाएं सभी कार्य करती हैं, तो हमारे यहाँ संविधान है, तो ये चीज़ें उभर कर सामने आई है। इस पर मैं एक स्लाइड आप लोगों को बना के शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग और भी अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। पर जो चीज़ें मैं बताया हूँ उससे आप अच्छे तरीके से समझिएगा। ये आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं समझ गए ना, तो आगे आने वाले पॉलिटी में कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यही बेसिक रूल है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी बात आगे आने वाले किसी भी टॉपिक में बात होगी तो आपको इस क्लास की सारी चीज़ों को याद रखना होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मूल अधिकार के चीज़ों को समझ गए, मैग्ना कार्टा को समझ गए, क्यों यह मैग्ना कार्टा है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो सभी चीज़ों को समझ जाएगा। भारतीय प्रतिमान क्या कहता है, तो भारतीय पूर्वालोकन जो अनुच्छेद 13 है उसके संदर्भ में न्यायिक पूर्वालोकन बढ़कर आता है, और साथ में 9वीं अनुसूची 24 अप्रैल 1973 को 9वीं अनुसूची जन्म लेती है। केशवानंद भारतीयवाद मूल ढांचा का विकास हो जाता है। अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार दिए जाते हैं। न्यायपालिका को शक्ति अमेरिका प्रतिमान के तहत दी जाती है। संशोधन 44वां संशोधन 1978 होता है जिसमें संपत्ति के अधिकार को आरोपित करती है, तो यह मॉडल ब्रिटिश मॉडल के तहत संसद को प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 51A 42वें अमेंडमेंट के तहत आपको आरोपित किया जाता है, जिसमें आपको राज्य को कर्तव्य दिया गया, नागरिकों को कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में जोड़ा गया, और संसद को संप्रभु बना देती है, तो ब्रिटिश प्रतिमान। तो देखते हैं भारत में कभी न्यायपालिका सशक्त होती, कभी संसद सशक्त होती, कभी कार्यपालिका सशक्त रूप में देखी जाती है। तो जो मैंने चार्ट बना के आपको दिखाया ना, वहाँ पर आपको ये चार्ट याद रखना है, ठीक ना। जैसे ये चार्ट मैंने आपको बना के बताया वैसे ही चार्ट को याद रखना है। तो आप अंततः ये देखेंगे कि भारत में क्या है, भारत में आपको संविधान सर्वोच्च है, संप्रभु है, ठीक ना। उसके सारी एजेंसियां इसके नीचे काम करेगी, इससे ऊपर कोई नहीं है, ना हम है, ना आप है, ना कोई पीएम है, कोई राष्ट्रपति है, ना कोई अभी अदना सा अधिकारी कोई। तो इसलिए आपको याद रखना है भारतीय प्रतिमान में दोनों ब्रिटिश मॉडल और अमेरिकी मॉडल को समाहित किया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब मूल अधिकारों के संदर्भ में वाद बहुत सा गया था, इसे 1-2 स्लाइड और बचा होगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, चीज़ें हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद आगे इस पर विस्तृत हम लोग अगले क्लास में करेंगे कि यह वाद क्या था। तो न्यायपालिका, देखिए कुछ एरर हो गया, टाइपिंग एरर, तो उसे जो करता बेचारा वो भी आदमी है, ह्यूमन एरर है, उस पर भी आप लोग दया कीजिएगा। अब न्यायपालिका बनाम विधायिका के वाद में आपको प्रारंभ 1950-60 के दशक में होता है। कार्यपालिका विधायिका का प्रभाव अधिक रहती है 1950-60 में। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती थी पहले, और न्यायिक सक्रियता का अभाव था, तो इसके कारण कार्यपालिका अधिक सशक्त हुआ करती थी, विधायिका अधिक सशक्त हुआ करती थी, न्यायपालिका नहीं होती थी 50-60 के दशक में। आप पहले के निर्णय उठा के देखिएगा, 50-60 के दशक के जितने भी निर्णय,
वहाँ पर न्यायिक सक्रियता के अभाव में कार्यपालिका और विधायिका अर्थात संसद और जो प्रशासनिक अधिकरण है वो ज़्यादा हावी रहे हैं। तो ये नियम कानून के तहत देखने को भी मिलेगा। जैसे 1951 में शंकरी प्रसाद वाद में संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है, ये आया था। आपको मैंने शंकरी प्रसाद वाद पिछली बार भी क्लास में बताया था, वहाँ पर संसद मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। 1960 में बेरूबाड़ी वाद में भी ऐसी यथास्थिति रही थी। और गोलकनाथ वाद जो संसद के अधिकारों में कटौती नहीं कर सकता है कि संदर्भ देखिए 60 के बाद जो दशक उत्पन्न होता है उस दौरान यह उत्पन्न हुआ था। कारण था राजनीतिक मूल्यों में गिरावट और कार्यपालिका सत्तावादिता का बढ़ना। आप इस समय देखते होंगे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था। आप इस दौर आप लोग पढ़ते होंगे एक टर्मिनोलॉजी, राजनीति में अपराधीकरण या अपराधी का राजनीतिकरण हो रहा था 1967 के दशक 67 या 70 के वर्षों में। तो यह आपको चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर राजनीतिक मूल्य गिर रहा था तो कार्यपालिका सशक्त हो रही, कार्यपालिका सत्तावादिता बढ़ा था, सशक्त हो रही थी। तो न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण भूमिका में उभर कर आता है। और यहाँ पर देखिए 24वां संविधान संशोधन 1971 गोलकनाथ के विरुद्ध व्यवस्था दी, जिसमें संसद किसी भी प्रकार के संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के तहत न्यायालय में गम्य नहीं होगा। यह कार्यपालिका की सर्वसर्वा शक्ति के रूप में उभर कर आया था 1971 में। तो देखिए उसके बाद जैसे ही स्थितियां उभरी, न्यायिक सक्रियता या मूल ढांचा का विस्तार होता है, आपको चीज़ें पलट जाती हैं। अब न्यायपालिका विधायिका का विवाद बढ़ा। जैसे 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है पर किंतु मूल ढांचा को परिभाषित नहीं कर सकती है। मूल ढांचा क्या होगा यह मैं परिभाषित करूंगा आने वाले समय में। तो 71 तक की स्थिति देखिए, 368 के तहत किसी में भी संशोधन कर सकती थी संसद, पर 73 में केशवानंद भारती वाद में मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट आता है और जो कार्यपालिका है अपनी सर्वोच्चता को कायम करता है, एक भूमिका को कायम करता है और एक गार्जियन के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में संसद समान विधि से किसी विषय वस्तु में परिवर्तन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा शामिल है। यह इसके पैरेलल विवाद आया, उत्पन्न हुआ। न्यायपालिका का कार्यपालिका का यह विधायिका का यह कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि संसद भी समान विधि के तहत अर्थात 368 के तहत आपको संशोधन कर सकती है मूल ढांचा में। तो जाके आगे मिनर्वा मिल्स में आपको देखने को मिलता है 1980 में मिनर्वा मिल्स में 42वां संविधान संशोधन को अवैध घोषित करते हुए कुछ बहुत से पार्ट को अवैध घोषित कर दिया जाता है। जो आपातकाल के दौरान जब आया था, विकसित हुआ था जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन इसी संविधान संशोधन में किए गए थे संविधान में। तो बहुत से पार्ट को अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक ना। तो आपको देखने को यहाँ मिलेगा मिनर्वा मिल्स वाद जो आया था 1980 में, यहाँ पर न्यायपालिका सशक्त होती है। तो न्यायपालिका का पड़ला और भारी अमेरिका प्रतिमान की तरफ झुकता हुआ नजर आता है। न्यायिक सक्रियता के तहत मूल ढांचे ट्रम्प कार्ड के समान प्रयोग होने लगे। वर्तमान में यह दशा है कि आज इस ढांचे के तहत मूल ढांचे के संदर्भ में न्यायपालिका किसी भी विधि को प्रश्नगत कर सकती है, ठीक ना। आप इस चीज को समझ जाइए। आज जैसे विधायिका ने हाल ही में जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया था ना, उसको भी इसने मूल ढांचे के संदर्भ में बातें करके आपको इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया और बातें बोल दिया कि कार्यपालिका को यह अधिकार नहीं है, विधायिका को यह अधिकार नहीं है कि न्यायपालिका के कार्यों में दखल दे या उसके नियुक्ति में कार्य करे। यह कॉलेजियम व्यवस्था जो डेवलप हुआ था, आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में मैंने बातें चर्चा की है, कॉलेजियम व्यवस्था क्या होता है, उससे आप लोग रेगुलर देखते हो तो सब चीज़ें समझ रहे होंगे क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर कॉलेजियम के तहत ही नियुक्ति होगी। हालांकि पुनः मांग बढ़ रही है कि कॉलेजियम व्यवस्था में हाल ही में जो हमारे विधि मंत्री हैं उनके द्वारा बोला गया है कॉलेजियम को पूर्ण परिभाषित करने की जरूरत है, पूर्ण संगठित करने की जरूरत है। तो आगे उभर कर चीज़ें और भी आएंगी, तब तक हम लोग वेट करेंगे क्या क्या विवाद उत्पन्न हुए हैं, क्या क्या विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। अब एक चीज़ याद रखिए, लास्ट स्लाइड है यह, आपको
मूल अधिकार जो वाद आया है उसके बाद कौन कौन से मूल अधिकार विकसित हुए उस पर हम लोग एक नज़र डाल लेंगे, ताकि आने वाले समय में कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए या टर्मोलॉजी या यूज हो तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोग को याद रखना केशवानंद भारतीयवाद केरल राज्य बनाम 1973 में जो वाद आया था उसमें संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक स्वरूप, पंथ निरपेक्षता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, संप्रभुता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता को केशवानंद भारतीयवाद के बाद मूल ढांचा के तहत माना गया आपको मौलिक अधिकार था। ठीक ना, यह मौलिक अधिकार मूल ढांचा के तहत वैश्विक स्ट्रक्चर तहत माना गया मूल अधिकार था, या इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट है जैसे इन सब अधिकारों को माना गया कि यह मूल ढांचा के टर्मिनोलॉजी को माना गया कि यह आपको आधारभूत के तहत है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता होगी तो वो मूल ढांचा के तहत वर्णित होगी, सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप होगा तो वो क्या होगा, आधारभूत ढांचा होगा, पंथ निरपेक्षता जो देश की है वो आधारभूत ढांचा कहलाएगी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है आर्टिकल 50 में वो भी आपको मूल ढांचा के तहत वर्णित है, संविधान की संप्रभुता जो होगी वो भी आपको व्यक्ति की संप्रभुता, राष्ट्र की संप्रभुता जो होगी अर्थात संप्रभुता शब्द जो होंगे वो मूल ढांचा होंगे, राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, ये जो मौलिक अधिकार दिया गया है यह भी आपको मूल ढांचा के संदर्भ में वर्णित है, 73 में आ गया था। उसके बाद इंदिरा गांधी बनाम राज बनाम आपको 1975 में आता है, अवसर की प्रवृत्ति का समता जो अवसर की समता होता है वो भी मूल ढांचा है, पंथ निरपेक्षता देखिए पुनः आपको परिभाषित किया गया था इंदिरा गांधी साहनीवाद में पंथ निरपेक्षता को, अंतःकरण की स्वतंत्रता भी आपको यहाँ पर मूल ढांचा मान लिया गया, विधि का संज्ञान और विधि का शासन आपको इंदिरा गांधी साहनीवाद में मूल ढांचा माना गया, ऐसे ही विधि का शासन अनुच्छेद 15 भी मूल ढांचा माना गया। SR बोमईवाद 1993 में संघात्मक धर्मनिरपेक्षता झंडावाद, इससे भी संबंध देखा जा सकता है, तो यह भी आपको मूल ढांचा माना गया, इसमें कोई संशोधन नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता है। कि हो तो हौलोदात्र बनाम जहुचीवाद 1993 यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने का अधिकार आपको मूल ढांचा के संदर्भ में आता है, संसद इस पर कोई नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकता। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्यों प्रस्तावना में बातें की गई है ना, वो भी इस वाद में आपको मूल ढांचा माना गया। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ 1994 में आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी मूल ढांचा है, और मैंने आपको क्या बोला अभी कि टर्मिनोलॉजी एक ऐसा दे दिया है मूल ढांचा का कि समय पर न्यायालय बताएगा कि मूल ढांचा कौन सा, तो विभिन्न वाद जो आते हैं, केस आते हैं न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उस पर ही मूल ढांचा आपको अभी निर्धारित होगा, तो यह भविष्य में निर्णय लिया जाएगा, हम जब जरूरत जैसा होगा उसे न्यायालय मूल ढांचा के रूप में वर्णित करेगी, यह कोई परिभाषित नहीं है, हाँ इस मूल ढांचे के तहत इतना ही आपको शब्द आएंगे या इतना ही टॉपिक आएगा, ऐसा नहीं है, समय पर जैसे जैसे वाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वैसे वैसे मूल ढांचा की प्रकृति का विस्तार होता जाएगा और राज्य की भूमिका उसके संदर्भ में झलकेगी। तो नेक्स्ट आपको ये चीज़ें याद रखना है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट मिलेंगे एक नए वीडियो क्लासेस के साथ। हम लोग जल्द ही स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट होने वाले हैं, जो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर का, आप लोग जल्द से जल्द पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और भी बेहतर क्लास मोड में आप लोग चीज़ों को समझा सके, रिकॉर्डेड क्लास में नहीं। तो जल्द ही हम लोग आएंगे, आप लोग जो भी सुविधाएं दी जा रही है ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ऐप पर आपको बहुत सी सुविधाएँ दी जा रही है, टेस्ट है, वीडियो क्लासेज है, की पॉइंट नोट्स है, बहुत से फ्री PDF दिए जा रहे हैं, तो आप लोग उसे प्राप्त करना है तो गूगल प्ले या एप्पल स्टोर से आप युक्ति IAS को सर्च कीजिएगा जाकर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में दिया रहता है, आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।